चलो स्टार्ट करो, पेज नंबर कंपटीशन एक्ट पे आ जाओ। पेज नंबर 130 स्टार्ट करें। अच्छा, अभी कंपटीशन एक्ट, पहले तो मुझे बताओ, ये छोड़ो सब, कंपटीशन कंपटीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कशासाठी? कंपटीशन क्यों होना चाहिए? मार्केट इन्फ्लुएंस ना हो सके। अच्छा, मतलब मार्केट में फिर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा नहीं, एट रीजनेबल प्राइस मिलेगा नहीं, तो लॉस किसको होगा? कंज्यूमर को। तो कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट कि कंपटीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट? अरे वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इंडियन के मार्केट में क्या होता है ना, कंपटीशन किल्स कंपटीशन। मतलब कि एक कॉम्पिटिटर जो होगा ना, वो दूसरे कॉम्पिटिटर को हमेशा कैसे नीचे दिखाता है। ठीक है, उसको ट्राई करता है कि भाई तू इधर से निकल, क्योंकि मुझे मोनोपोली क्रिएट करना है। ठीक है, बट ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। हर एक मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। अभी मुझे बताओ, कंपटीशन किसको बेनिफिट करता है बेटा? कंज्यूमर को। सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट करता है कि प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट करता है? कि सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट करता है कि ओवरऑल सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है? क्या ओवरऑल सोसाइटी? अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कंज्यूमर को क्यों बेनिफिट करता है? तो उसके पास क्या ऑप्शंस रहेगा कि उनको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा एट एट रीजनेबल प्राइस, बोलो। ठीक है, और दूसरा प्रोड्यूसर को क्यों बेनिफिट होगा वो मुझे बता। प्रोड्यूसर को कैसे बेनिफिट होगा? कंपटीशन से तो उसको प्रॉब्लम होता है ना, तो प्रोड्यूसर को क्यों बेनिफिट होगा? क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ प्रोड्यूसर को कैसे बेनिफिट मिलेगा? उसको तो कंपटीशन, अगर मान लो मालव अकेला है, हाँ, कैसे होगा? हाँ, अच्छा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मतलब एज अ बायर, तो वो कंज्यूमर हो गया ना उत्सव। तो उसमें चला गया ना, वो ऊपर चला गया ना, वो कंज्यूमर हो गया। जब आई एम परचेसिंग द गुड्स, आई एम अ कंज्यूमर, सो ऑब्वियसली तो फिर ये ऊपर चला गया ना, ही विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। मतलब तो क्या समझ के रखा है? वही चाहिए, वो वर्ड चाहिए मुझे कि बॉस वो लोग क्या करेंगे अगर कंपटीशन नहीं होगा ना मार्केट में, तो क्या होगा पता है? वो लोग क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। बट अगर कंपटीशन है मार्केट में तो क्या होगा? नए प्रोडक्ट्स होंगे। अरे नए प्रोडक्ट्स होंगे, इनोवेशंस करेंगे। ये तुमको पता है पहले जेम्स ऐसे कैसे आता था? जेम्स खाया है? ऐसे एक से छोटे से वो अभी भी आता है, वो पैकेट्स में आता है ना, वो 5-5 रुपए का। ठीक है, फिर और बॉक्स में भी आता था, बॉक्स तो अभी बहुत महंगा पड़ता है, इसके लिए वो लोग बॉक्स नहीं करते, बट ऐसे पैकेट्स में आता था। बट फिर तो यार बहुत सारे कंपटीशन आ गए चॉकलेट्स में। ठीक है, बहुत सारे आ गए, नॉट नॉट इवन इंडियन के, आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे आ गए। फेरे रेशो सुना है? ठीक है, तो खिलाओ कभी। फेरे रेशो, फिर टॉबलोरॉन, ये सारी चॉकलेट्स है ना, वो सारी चॉकलेट्स इंडिया कंपटीशन आ गया मार्केट में। तो फिर उसका तो वो जेम्स तो मुझे भी पर्सनली अच्छा लगता है अभी भी, बट उसका कोई खरीदता नहीं था। फिर पता है उसने, जेम्स ने इनोवेशन किया, बॉल बनाया। ठीक है, और उसके अंदर ऐसे एंग्री बर्ड, फिर ऐसे बेटा, अरे खरीदते थे। अरे बच्चे खरीद नहीं खरीदते थे? खरीदते थे। ठीक है, तो वो कितना अच्छा हो गया यार। नहीं अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा, मेरे को बताओ, अगर मैगी का कोई कंपटीशन नहीं होता था तो वो इनोवेशन करता ही नहीं था। फिर उसे कितने इनोवेशन किए, पेरी पेरी बनाया, अलग अलग फ्लेवर्स बनाया ना, पेरी पेरी, फिर टमाटो, फिर चिंग्स नूडल, नहीं चिंग्स तो अलग ही है, वो क्या सूपी नूडल्स, आटा नूडल्स, सब बनाया कि नहीं बनाया? सो कभी इनोवेशंस आएगा जब भी कंपटीशन होगा। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इनोवेशंस नहीं आएगा। सो कंपटीशन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? अच्छा, किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर के लिए मतलब कैसे? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा एट रीजनेबल प्राइस मिलेगा। सेकेंड, प्रोड्यूसर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करेंगे बेटा? इनोवेशंस करेंगे। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इनोवेशंस नहीं होगा, और अगर इनोवेशंस होगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट होगा या नहीं होगा? सो ओवरऑल किसको बेनिफिट होगा बेटा? सोसाइटी को बेनिफिट होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि बिकॉज ऑफ इनोवेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा।
इसके लिए कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी समझा? अच्छा, अभी अपने इंडिया में क्या होता है ना, कंपटीशन इज किलिंग कंपटीशन। उसका मतलब क्या होता है बेटा? एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को मार देता है, मतलब मार देता है इन द सेंस मार नहीं देता है, ठीक है, मार देता है मतलब, ठीक है, उसको मार्केट से निकाल देता है। सो एथिकली कि अनएथिकली? अनएथिकली, ठीक है। अभी जियो तुमको पता है, जियो जब भी आया था, ठीक है, गया ना यार, आइडिया, मतलब वो है मार्केट में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट पूरा मार्केट गिर गया, हाँ या ना? आइडिया, वोडाफोन, हाय मैम, आइडिया, फिर वोडाफोन, अभी उन दोनों को मर्ज होना पड़ा, मर्ज होना पड़ा ना लॉजिकली। क्यों? क्योंकि अगर वो अकेले रहते थे तो वो मार्केट को फेस नहीं कर पाते, तो दोनों मर्ज हुए, आइडिया और वोडाफोन। फिर एयरटेल अभी भी है, ठीक है, अभी भी एयरटेल एकदम जियो के अगेंस्ट चल रहा है। और यहाँ तक समझा? सो यहाँ पे क्या होता है ना, कंपटीशन इज किलिंग कंपटीशन, मतलब एक कंपटीटर बहुत आउटस्मार्ट हो रहा है, आउटस्मार्ट कर रहा है, किसको आउटस्मार्ट कर रहा है बेटा? दूसरे कॉम्पिटिटर्स को, और उसको मार्केट से निकाल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। सो इसके लिए हम लोग को देखना है, हम लोग को मतलब सीएस को ऑब्वियसली बहुत ध्यान देके, जब भी तुम लोग ये डिपार्टमेंट में जाओगे, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट अलग होता है, पता है, एंड वेरी नाइस डिपार्टमेंट। देखो सबका फोटे अलग अलग होता है, ठीक है, किसी को आईबीसी बहुत अच्छा लगता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, और दूसरा है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। सो दो डिपार्टमेंट, और सीरियसली बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि बहुत ज्यादा मर्जर्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्विजिशंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक ओवर्स हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली एक सीएस की जरूरत ही पड़ेगी वहां पे, विदाउट सीएस वहां पे काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सब अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, आरओसी को बोलना पड़ता है, ट्रिब्यूनल को बोलना पड़ता है, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। तुमको थोड़ा बहुत तो कंपनी लॉ के एक्विजिशंस ऐसे होते हैं। अभी अच्छा, अभी यहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गए, तो तुम्हारा ये जो सीआर वाला पार्ट है ना, वो पूरा मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। मतलब अगर तुमको एमएनए डिपार्टमेंट में जाना है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में जाना है, तो ये पार्ट तुमको बहुत यूजफुल हो जाएगा कभी, जब भी आप एमए डिपार्टमेंट में जाओगे। बट अगर तुमको इंसॉल्वेंसी के डिपार्टमेंट में जाना है, तो तुम्हारे लिए पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन शॉर्ट ओवरऑल पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखा जाए कि तो प्रोफेशनल के सारे सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिकली सोच के रखा ना, जैसे ड्राफ्टिंग वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस तुमको ही करना है, और कौन करेगा? सो वैसे होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमको मेन कितने सेक्शंस थे? एक सेक्शन 3 था, एक सेक्शन 4 था, सेक्शन 5 था एंड सेक्शन 6 था, ठीक है। ये जो था एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बोले तो क्या? मतलब यू आर मेकिंग एन अग्रीमेंट विच इज गोइंग अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन कोई जाएगा, तो वैसे अग्रीमेंट अलाउड होंगे कि नॉट अलाउड होंगे? तो ऑब्वियसली एंटी कॉम्पिटिटिव हमेशा कौन से अग्रीमेंट होंगे? वॉइड। यहां तक समझा था, ठीक है। 4 क्या था? डोमिनेंट पोजिशन, मतलब अब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, ठीक है। डोमिनेंट पोजिशन पर होना खराब बात है क्या? नहीं, मतलब अगर मैं डोमिनेंट पोजीशन पे हूं वो खराब नहीं है, बट मैं जब भी उसका मिसयूज करूंगी तो वो खराब हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अब्यूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन। अभी समझ रहा है कि नहीं समझा? समझा? सो ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑब्वियसली नॉट अलाउड, ये भी गए, बट ये तुम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी किया है, अभी हमको सिर्फ यही 2 करना है। सो ये चैप्टर में सिर्फ 2 ही है, सेक्शन 5 है एंड सेक्शन 6 है। अभी समझा ये चैप्टर में क्या है कवर? अभी 5 और 6 मैम हमने किया है, 5 किया है, हमने 6 भी किया है। अगर 5 तुमको याद है क्या था? कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था, ठीक है। और 6 वही बोलता था कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन जो एडवर्सली इफेक्ट करता है, किसको? मार्केट को एडवर्सली इफेक्ट करता है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और फिर थ्रेशोल्ड लिमिट भी दिया हुआ था, अगर याद है तुमको तो। सो वो तो किया हुआ था मैम हमने, तो बस उसका एक्सटेंडेड वर्जन करना है। समझ रहा है? चलो स्टार्ट करें।
पहले मुझे बताओ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्बिनेशन, फटाफट, एग्जीक्यूटिव में किया था ना, बोलो। सॉरी, दो जन साथ में आते हैं। नहीं नहीं, पर बराबर ट्राई तो कर रही है बेचारी, ऐसा मत करो यार। मर्जर बोल रही है ना, मर्जर ही बोल रही है ना। ठीक है, अभी पहले तो कॉम्बिनेशंस का मतलब समझो, ठीक है, और फिर कितने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस है वो समझो। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हमको नहीं था एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, तो इधर है, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल में आया तो थोड़ा तो पड़ेगा कि नहीं। पहले कॉम्बिनेशन में आई डोंट नो तुमको ऐसा पता है, ठीक है, तीन है, ए बी एंड सी, ठीक है, ऐसे याद रखो। अच्छा, ए मैं स्मॉल ए लिखती हूँ वरना फिर तुम कंफ्यूज हो जाएगा। ए बी एंड सी। ए जो है ना वो बहुत इजी है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो इसने बोला, ठीक है, मतलब दो कंपनी मर्ज होके या तो एक कंपनी बन गया, ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख लिमिटेड मर्ज्ड विथ सलमान लिमिटेड, ठीक है, और एक नया ही कंपनी फॉर्म हो गया, कौन सा, करण अर्जुन लिमिटेड। अरे हाँ ना, तो ये नया कंपनी फॉर्म हो गया, उसको क्या बोलते हैं, मर्जर, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड, ठीक है, और अनुष्का लिमिटेड, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड इज मर्ज्ड विथ, हाँ ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड किससे मर्ज हो रहा है, अनुष्का लिमिटेड से। अच्छा, जब भी मैं बोल रही हूँ विराट कोहली लिमिटेड इज मर्ज विथ अनुष्का लिमिटेड, तो क्या होगा बताओ, ये तो आना चाहिए, जल्दी बोलो। अनुष्का रहेगा, रहेगी, रहेगा, ठीक है, अनुष्का लिमिटेड का कंपनी रहेगा, एंड हाँ विराट कोहली लिमिटेड चला जाएगा, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड चला जाएगा, खत्म, और अनुष्का लिमिटेड और बड़ा कंपनी बन जाएगा। नहीं समझा, तो ऐसे भी मर्ज हो सकता है। तो ये कौन सा प्रोविजन है, सी। रुको मैं बताती हूँ ये एबीसी क्या है, बट यहाँ तक समझा, ठीक है। जो वापस बोल रही हूँ, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, ये तीन में कॉम्बिनेशन सिखा रही हूँ, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशंस में कैसे होगा, ए बी एंड सी, तीन चीज होगा। जो ए वाला होगा वो क्या होगा, ए नहीं सिखाया, सॉरी, सी वाला होगा वो क्या क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मैंने सिखाया वो मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी फॉर्म होता है, शाहरुख लिमिटेड सलमान लिमिटेड मर्ज होके करण अर्जुन लिमिटेड, मतलब ये गया और करण अर्जुन लिमिटेड आ गया, ऐसा हो सकता है। या तो फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी को मतलब मर्ज हो रहा है, तो विराट कोहली चला गया और बदले में क्या आएगा, मतलब अनुष्का लिमिटेड और बड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे ये ए जो है ना वो टेक ओवर है, मतलब टेक ओवर मतलब एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्स है, एक्स लिमिटेड है, और यहाँ पे वाई लिमिटेड है, ठीक है। एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के एक भी शेयर नहीं थे, पहले भी एक भी शेयर नहीं थे, तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया, वाई लिमिटेड के शेयर्स अक्वायर किए, ठीक है। सो ये एक्विजिशन हो गया, तो ये एक्विजिशन हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली सब्सटेंशियल कंट्रोल लिया, किसके ऊपर कंट्रोल लिया, वाई लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल लिया, तो ऑब्वियसली जब भी वो कंट्रोल लेता है तो इसको भी क्या माना जाता है, कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन सिर्फ मर्जर्स एंड एक्विजिशन को माना नहीं जाता है, कॉम्बिनेशन किसको माना भी जाता है, एक्विजिशन को भी कॉम्बिनेशन ही माना जाएगा। मतलब एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के पहले एक भी शेयर थे नहीं, बिल्कुल एक भी शेयर नहीं थे, ठीक है, बट उसने क्या किया, वाई लिमिटेड के सब्सटेंशियल कंट्रोल ले लिया वाई लिमिटेड को, तो ये कौन से क्लॉज में चला जाएगा, ए, समझा। अच्छा, बी क्लॉज में भी एक्विजिशन ही है, बट एक्विजिशन कौन सा है पता है, जिसमें ऑलरेडी थोड़ा कंट्रोल है, ठीक है, और ज्यादा कंट्रोल ले लिया, समझ रहा है ना। मतलब यहाँ पे सपोज पी लिमिटेड हुआ और यहाँ पे क्यू लिमिटेड हुआ, पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। सो पी लिमिटेड के पास ऑलरेडी सपोज मान लो 5% या 10%, मतलब ऑलरेडी उसने इन्वेस्ट करके रखा है, बट सब्सटेंशियल कंट्रोल नहीं था। कितना इन्वेस्ट करके रखा था, हार्डली माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, मतलब
5%, 6%, ऐसा छोटा मोटा इंटरेस्ट था। बट अभी अभी उसने सब्सटेंशियल कंट्रोल ले लिया, तो ये भी एक्विजिशन ही हुआ ना बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे ए वाला जो क्लॉज है ना वो एक्विजिशन का है, बी वाला क्लॉज भी एक्विजिशन का है। इन शॉर्ट ऐसे याद रखो ना, ए बी दोनों किसका है, एक्विजिशन, और सी वाला क्लॉज अलग ही है, दैट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अमालगमेशन। समझ रहा है? हाँ, तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के मीनिंग में? पक्का पक्का? अच्छा देखो पेज नंबर, एक मिनट पहले कॉम्बिनेशन का मीनिंग देखो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आगे का फर्स्ट मार्क देखो यहाँ पे पेज नंबर 130 पे मिला, सेक्शन 5 दिया होगा, मिला, लास्ट में दिया होगा बेटा, पेज नंबर 130 सबको मिला, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट दिखा। अच्छा तो वो पहले पढ़ो, सेक्शन 5 डिफाइंस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। अच्छा कौन से इसमें डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है, पहले सेक्शन याद करो, कौन से इसमें डेफिनेशन है, सेक्शन 5। अच्छा अगर मैं ए बी सी लिख रही हूं मतलब वो क्या हो गया, सबसेक्शन, मतलब सेक्शन 5 सबसेक्शन ए 5B, 5A एंड 5B क्या बोलता है, एक्विजिशन। 5C क्या बोलता है, वेरी गुड। तो एक बार देखें, चलो एक्विजिशन क्या लिखा है, एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल शेयर्स वोटिंग राइट्स और द असेट्स, ये इजी था। अच्छा बट बी वाला पढ़ो अभी, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एंटरप्राइज व्हेन सच पर्सन हैज ऑलरेडी, आया वर्ड, मतलब उसके पास ऑलरेडी या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट कंट्रोल था। अभी डायरेक्ट कंट्रोल तो तुमको एग्जाम्पल समझ गया, अभी इनडायरेक्ट भी समझेंगे, बट पहले डायरेक्ट समझा कि नहीं समझा कि अच्छा पी लिमिटेड के पास क्यू लिमिटेड के कितने शेयर थे बेटा, 5% थे। अभी और वो सब्सटेंशियल एक्विजिशन करेगा तो ये कौन से इसमें आएगा, डायरेक्ट में आएगा, डायरेक्ट में आएगा। अभी इनडायरेक्ट कोई बता सकता है या मैं बताऊं? वेरी गुड वेरी गुड, मतलब यहाँ पे एक ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड इज सब्सिडरी। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, जो तेरा है वो मेरा है, होल्डिंग कंपनी तो वही बोलता है क्या, जो तेरा है वो मेरा है, मतलब जो तेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, समझा? हाँ। अच्छा अभी बी लिमिटेड के पास, सपोज क्यू लिमिटेड के, बी लिमिटेड के पास क्यू लिमिटेड के 5% शेयर्स है, मतलब ये 5% शेयर्स किसके पास है, बी के पास है, बट ऐसा माना जाएगा कि वो ए के पास है, नहीं समझा? समझा। सो अभी ए अगर मान लो क्यू लिमिटेड में या तो डायरेक्टली करता है या तो थ्रू इनडायरेक्ट करता है, एक्विजिशन तो एक्विजिशन ही होता है, डायरेक्ट। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूरा समझा? सो देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक अंडरलाइन करो, हैज ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अदर एंटरप्राइज, ठीक है। जो एंटरप्राइज या तो प्रोडक्शन में है या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में है या ट्रेडिंग में है या तो कोई भी सिमिलर आइडेंटिकल या सब्स्टिट्यूशन पता है ना, सब्स्टिट्यूबल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल टी कॉफी या तो फिर कोक और पेप्सी, ठीक है, निरमा साबुन। अरे क्या डीच किया, निरमा साबुन नहीं है, चीप है, कौन बोला चीप है, स्टेटस वाले साबुन चाहिए तेरे को, चीप कैसे हुआ? अरे वो बहुत अच्छा था, जो तेरे को पता नहीं है, ऐसे मस्त एक लड़की ऐसे डांस करती आ रही थी। अरे सच्ची में बोल रही हूँ, कितना अच्छा ऐड था वो यार, क्या था, सफेदी की चमकार, हाँ ऐसे ही। अरे यार शिव बाबा, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है, ओके, बट वो बहुत अच्छा था। चलो अभी क्या बोल रही थी मैं, हाँ यहाँ तक समझा? अरे हाँ मैं सब्स्टिट्यूट बोल रही थी, ठीक है, निरमा और टाइड, सर्फ या तो टाइड, बस सर्फ या तो टाइड या तो एक्सेल, नहीं सर्फ एक्सेल ही होता है, ठीक है, बट समझा कि नहीं सर, समझा?
ठीक है, गुड्स अच्छा, ऑब्वियसली यू कैन डील आइदर इन गुड्स और यू कैन डील आइदर इन प्रोविजंस, सर्विसेज। समझा? एक भी डाउट, एक भी क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में? तो फर्स्ट एंड सेकंड किसका है, जल्दी बोलो। एक्विजिशन। ठीक है, फर्क सिर्फ कितना है इधर? नहीं, होल्डिंग वाला इधर पहले से ही कुछ नहीं था, और इधर डाउट है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड वाला अलग ही है, किसका? मर्जर्स एंड अमालगमेशंस। ठीक है। अच्छा, अभी जब भी ये क्यों मैंने इतना ये कराया, क्योंकि मुझे है ना हर टाइम में ये सेक्शंस बोलते रहूंगी 5AB, तो AB मतलब तेरे को एक्विजिशन ही वर्ड आना चाहिए, और अगर जब भी 5C बोला मतलब मर्जर। अभी समझ रहा है? तो अभी मैं वापस मर्जर्स और वो सब बोलूंगी नहीं, सिर्फ 5AB बोलूंगी एंड 5C बोलूंगी। अच्छा, अभी बहुत टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं। मैम कौन से टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं? सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हम लोग हॉरिजॉन्टल समझता है तुमको? हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है कि ऐसे होता है? ऐसे होता है। सो तुमको क्या लगता है अगर मैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोलती हूँ मतलब सेम लेवल पे होगा? सेम लेवल पे होगा मतलब ऑब्वियसली एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होगा। दैट इज कंसिडर्ड एज हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकडी, बर्गर किंग। करेक्ट, मैकडी और बर्गर किंग अगर मर्ज हो रहे हैं या टेक ओवर हो रहा है, वॉट एवर, एक्विजिशन या तो मर्ज हो रहा है, तो इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दे बोथ आर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये समझा ना? मुझे वापस और समझाने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल मतलब ऐसे होगा। अच्छा, अभी तुम्हारे पोर्शन में नहीं है बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ। एक है ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब कॉम्बिनेशन, बट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देख, दोनों वर्टिकल हुआ यार, फॉरवर्ड बोलो या तो बैकवर्ड बोलो, दोनों वर्टिकल ही हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुमको एग्जाम में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको एग्जाम में सिर्फ क्या लिखना है? वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक कंपनी है ए, ठीक है, और दूसरी कंपनी है बी। ये दोनों सेम बिजनेस में नहीं है, जैसे बर्गर किंग और मैकडी है ना, वैसे सेम बिजनेस में नहीं है, बट ये है ना कार मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। तो वो कार मैन्युफैक्चरर कॉम्बिनेशन करता है विद द कार डीलर। कार डीलर मतलब जो कार्स बेचते हैं ना, तो ये मैन्युफैक्चरर और डीलर ने कॉम्बिनेशन कर दिया। सो ये कौन सा मर्जर हुआ? वर्टिकल मर्जर। बट अगर मान लो ये कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने रॉ मटेरियल सप्लाई वाले से किया, हो सकता है ना यार रॉ मटेरियल सप्लाई, अरे अच्छा है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा? क्योंकि उसको वो टेंशन नहीं है, अरे मार्केट में से चिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, चिप नहीं, चिप चिप, ठीक है, चिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बैटरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये टायर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझा बच्चा? पक्का? तो यहाँ पे ये मर्जर हुआ, तो ये कौन सा मर्जर हुआ? ये फॉरवर्ड लग रहा है कि बैकवर्ड लग रहा है? बैकवर्ड। मतलब मैन्युफैक्चरर अगर रॉ मटेरियल सप्लायर से मिलता है तो उसको कौन सा मर्जर बोलेंगे? बैकवर्ड। और अगर मैन्युफैक्चरर अगर सपोज आगे के सप्लाई चेन से मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन से मिलता है, तो फॉरवर्ड मर्जर। अभी समझा? अच्छा, पर तुमको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखना नहीं है, तुमको सिर्फ क्या लिखना है? वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में ऑब्वियसली आप क्या करते हो? कंपटीशन नहीं तोड़ रहे हो, आपको आपका इंटेंशन कंपटीशन तोड़ना भी नहीं है। आपका इंटेंशन क्या है? कि मेरा सप्लाई चेन या तो फिर मेरा जो रॉ मटेरियल का जो मेरे को एक्विजिशन करना है वो बराबर होना चाहिए, कि मुझे कोई टेंशन ना हो। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? बोलो। पूरा समझा? पक्का? पक्का? तो देखो वहां पे दो मर्जर, दूसरा भी है, पहले ये करते, दो मर्जर करते, फ्लैप ऊपर करते, एक सेकेंड। हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर मिला, हॉरिजॉन्टल
चलो एक बार पढ़ते हैं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर, फटाफट पढ़ो। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टुगेदर टू और मोर एंटरप्राइज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स, अंडरलाइन करो, प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स, or rendering the same services. There may be termed as competitors to each other, मतलब obviously they are termed as what? Competitors, McD and Burger King. ठीक है? This the result in reduction of the number of competing firms in the industry. मैंने बोला ना कि अगर ये combination हुआ तो competition कम हो जाएगा. डाउट है, क्वेश्चन है, बोलो। पूरा समझा? क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अभी वर्टिकल में पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो, क्योंकि मॉड्यूल में उतना ही दिया है बेटा। ठीक है, चलो। वर्टिकल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टुगेदर टू और मोर एंटरप्राइज विद वन ऑफ देम एन एक्चुअल और पोटेंशियल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये वाला एग्जाम्पल दिया इधर, ठीक है। मतलब वन ऑफ देम इज अ पोटेंशियल सप्लायर, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर to the other. They involve enterprise operating at which level? Not same level, it is at different level. समझ? same level होगा तो horizontal होगा, different level तो vertical. ठीक है? The object of this combinations may be to ensure that the source of supply बराबर हो रहा है, या तो नो आगे पेमेंट बराबर हो रहा है, तो आगे मेरा सेल बराबर बढ़ रहा है या नहीं, वो ऑब्जेक्टिव्स मेन होता है। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन देखो कौन सा है, कॉन्ग्लोमरेट। उसका मतलब नॉट रिलेटेड टू, मतलब अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं? अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए, खत्म। सो न्यू मार्केट में अगर मेरे को एंटर करना है, या तो मुझे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना है। तुम अगर आईटीसी देखो, आईटीसी सुना है ना, आईटीसी कंपनी, मुझे बताओ उसका एक ही बिजनेस लाइन है कि बहुत सारे हैं? एक दो एग्जाम्पल। होटल्स है, वेरी गुड, फिर सिगरेट्स, फिर हाँ फूड इंडस्ट्रीज, अरे बहुत सारा है। क्यों करते हैं वो लोग? ताकि ना डाइवर्सिफिकेशन हो। ठीक है, उनका जो सिगरेट वाला बिजनेस इतना ज्यादा चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाता है, ये स्टैम्प ड्यूटी, ये वो बहुत बहुत ज्यादा हो गया है गवर्नमेंट का। ठीक है, बट ऑब्वियसली सिगरेट का तो ऑब्वियसली इसके लिए वो लोग चल रहा है कि डीमर्ज करे। पता नहीं अभी कब से चल रहा है यार डीमर्ज, तब तक उसका प्राइस नीचे ही है अभी फिलहाल तो। बट समझा कि नहीं समझा? एक भी डाउट है, एक भी क्वेश्चन है? पक्का समझा? डन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन एंड क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब विद इन इंडिया। हाँ मुझे विद इन इंडिया मतलब दोनों कौन होंगे? अच्छा, अगर क्रॉस बॉर्डर बोलो तो एक इंडिया एक आउटसाइड इंडिया, दैट इज कंसिडर्ड एज क्रॉस बॉर्डर मर्जर। कोई डाउट है? पक्का पूरा समझा? कॉम्बिनेशंस अभी तक समझा? अच्छा अभी मुझे बताओ, कॉम्बिनेशन जब भी करना है, कॉम्बिनेशंस करना है, तो द कॉम्बिनेशन विच क्रिएट्स एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, हम लोग है ना इधर ऐसे लिखते हैं, AAEC लिखते हैं, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो अगर हम एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन ऐसा करते हैं जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसको क्या डिक्लेयर करेंगे? वॉइड। अभी जब भी कोई मर्जर हो रहा है तो ऑब्वियसली मर्जर या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तभी है ना आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट देखना है। थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो लिमिट के ऊपर गया तो आपको CCI समझता है तुमको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो CCI से आपको क्या मिलेगा? परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया हम कॉम्बिनेशन करें या हम कॉम्बिनेशन नहीं करें। अगर CCI से हम परमिशन लेते हैं और CCI अगर परमिशन देता है तो ही तुम कॉम्बिनेशन को इफेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कर नहीं सकते हो। बट वो थ्रेशोल्ड लिमिट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा मुझे बताओ, लॉजिक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मीत है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मीत है, ठीक है, यहाँ पे मेघ है, ठीक है, मेघ और मीत दोनों रोड पे है, बैठे हुए हैं ऐसे कपड़ा डाल के। अरे रुक, धंधा कर रहा है, डोंट वरी, ठीक है, बिजनेस, राय का, हाँ, कौन सा धंधा करना है बोलो, योर बिज, अरे कंप्यूटर्स का रोड पे धंधा होगा, ऐसा मतलब ऐसा टूवल डाल के बैठेगा, कंप्यूटर ले लो, ये कौन सा बिजनेस माइंड है, नहीं नहीं, अरे रोड पे ही चाहिए मेरे को, ठीक है, मांस बेच रहा है, नहीं नहीं मांस, हाँ चलो मांस बेच देते, रोड पे नीचे टावल पाथर के बड़ा बड़ा पाव, थोड़ा ऊपर नहीं, मेरे को टावल पाथर के ही चाहिए। हाँ मांस 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 अच्छा है, मांस बेच रहा है, ठीक है, इधर है, ठीक है, और मीट इधर है, ठीक है, इधर वो वाला, ठीक है, मतलब ऐसे टावल ऐसे टावल बिछा के सैनिटाइजर बेच रहा है, अभी समझ रहा है, ठीक है, तो ये मेघ आया किसके पास, मीत के पास, बोलते देखो हम एक काम करते हैं, अलग अलग करने से ऐसा मर्ज कर देते हैं, ठीक है, चौपाटी पे। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है, अच्छा अच्छा, हम लोग ऐसे अलग अलग करके, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मर्ज कर लेते हैं, ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या किया, एक ही टावल, अरे हाँ तो अभी बड़ा टावल लेना पड़ेगा ना, हाँ तो सिला ही देगा, ठीक है, सिला सिला दे, हो गया, ठीक है, बड़ा टॉवल हो गया, और फिर क्या हुआ है, ठीक है, हाँ तो चलेगा ही ना, तो मर्जर हो रहा है तो चलेगा ही ना, उसमें क्या हुआ, ठीक है चलेगा, हाँ तो बड़ा टॉवल लेके ऐसा एक ही जन ऐसा, इधर मास्क इधर सैनिटाइजर, बताओ इनको सीसीआई का परमिशन लेना पड़ेगा, क्यों, कॉम्बिनेशन हुआ ना, ऐसा मतलब ऐसा लिखेगा चिंदी है बिजनेस, ऐसा लिखेगी छोटा बिजनेस है एग्जाम में, वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, सो थ्रेशोल्ड लिमिट जानना इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे है नहीं बोलने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मर्जर्स एक्विजिशन या कॉम्बिनेशन होता है, देन यू हैव टू सी द थ्रेशोल्ड लिमिट्स, एंड इफ योर असेट्स एंड योर टर्नओवर, असेट्स भी होंगे एंड टर्नओवर दोनों में से एक भी ब्रीच हो गया तो आपको सीसीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो कैसे होता है, ये वाला जो काम मर्जर्स एंड एक्विजिशन है, ठीक है, इसमें जो रिजल्टेंट कंपनी है, रिजल्टेंट कंपनी समझता है ना, रिजल्टेंट कंपनी का मतलब जो अल्टीमेटली है कंपनी, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन देखना है, मतलब उनका उनका एसेट्स एंड टर्नओवर देखना है, ठीक है, मतलब सलमान लिमिटेड का नहीं देखने का एसेट्स और टर्नओवर, शाहरुख लिमिटेड का एसेट्स एंड टर्नओवर नहीं देखने का, करण अर्जुन जो रिजल्टेंट कंपनी है उसका टोटल एसेट्स एंड टर्नओवर देखने का, और इधर भी विराट कोहली का एसेट्स एंड टर्नओवर अकेला देखने का नहीं, अनुष्का का अकेला टर्नओवर देखने का नहीं, विराट कोहली लिमिटेड जब भी मर्ज हो जाएगा विथ अनुष्का लिमिटेड तो उसके बाद जितना अनुष्का लिमिटेड का असेट्स या टर्नओवर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग देखेंगे एसेट्स एंड टर्नओवर। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बोलो, पक्का समझ रहा है, हाँ या ना, पक्का समझा। सो थ्रेशोल्ड लिमिट का एक बॉक्स दिया होगा, देखो वहां पे दिया है, मिला, ठीक है, थ्रेशोल्ड फॉर फाइलिंग द नोटिस, मतलब ये कौन सा थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है फॉर फाइलिंग द नोटिस। अच्छा नोटिस का मतलब क्या बोलते हो, नोटिस का मतलब क्या समझते हो, सॉरी, सीसीआई को आपको ये नोटिस देना पड़ेगा, क्यों नोटिस देना पड़ेगा, टू टेक द
परमिशन कि भैया हम कॉम्बिनेशन करें या हम कॉम्बिनेशन ना करें। अभी समझा? अच्छा, अभी यहाँ पे दो होंगे, एक एंटरप्राइज लेवल पे है और एक ग्रुप लेवल पे। एंटरप्राइज लेवल का मतलब क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एंटरप्राइज लेवल? इंडिविजुअल कंपनी, ठीक है। इंडिविजुअल कंपनी लेवल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज लेवल, समझा? और अगर मैं पूरा ग्रुप देखूं, मतलब टाटा, अगर सिर्फ टाटा पावर देखूं तो वो एंटरप्राइज लेवल हो गया, बट टाटा का पूरा ग्रुप देखूं तो वो कौन सा लेवल हो गया? ग्रुप लेवल हो गया। उसमें भी दो है बेटा, एंटरप्राइज लेवल में भी दो है। एक इन इंडिया है, मतलब कौन सा मर्जर हो गया? डोमेस्टिक मर्जर। और एक कौन सा है? वर्ल्ड, जिस मतलब एक इंडियन होगा और एक आउट ऑफ इंडिया होगा, मतलब ये कौन सा मर्जर हो गया? क्रॉस बॉर्डर मर्जर। सो पहला वाला जो है वो किसका है? डोमेस्टिक है, और सेकेंड वाला जो है वो क्रॉस बॉर्डर है। अभी समझा बेटा? ठीक है। सो एंटरप्राइज लेवल हो गया, और फिर दूसरा क्या हो गया? ग्रुप लेवल। एंटरप्राइज लेवल पे दो होंगे, कौन से दो? इन इंडिया और एक वन वर्ल्ड लेग। वर्ल्ड लेग बोले तो एक इंडियन और एक आउटसाइड इंडिया। सेम वे ग्रुप लेवल पे दो होंगे, एक इंडिया और एक वर्ल्ड। यहां तक समझा? अच्छा, अभी फिगर्स याद रखने पड़ेंगे। सिर्फ असेट साइड का एक फिगर याद रखो, सब होता जाएगा। हाँ, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर नीचे ग्रुप लेवल में जाओ तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे जाओ, मतलब हॉरिजॉन्टल जाओ तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकल जाओ तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना है। अभी समझ रहा है ना? सो 3 एंड 4, तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है? 2000 करोड़, फिर 2000 याद रह गया तो सब भर जाएगा, ठीक है। 6000 हो जाएगा, 2000 का मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 8000 हो जाएगा, 8000 मिल गया तो इंटू 3 कर दोगे तो 24000 हो गया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है। अच्छा, उसके नीचे वर्ल्ड वाइड विथ इंडिया लेग, मतलब वर्ल्ड वाइड विथ इंडिया लेग मतलब एक आउटसाइड इंडिया और एक इंडियन कंपनी। उसमें क्या होना है? यूएस डॉलर 1 बिलियन होना चाहिए, बट उसमें इंडियन कंपनी के जितने एसेट्स होने चाहिए, तो देखो वो कितने लिखे हुए हैं? 1000 करोड़, ठीक है। सिर्फ ये इंडियन कंपनी को मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं करना है, वो सेम है दोनों के लिए। ग्रुप लेवल के लिए भी सेम है एंड एंटरप्राइज लेवल के लिए सेम है। सिर्फ ओवरऑल लिमिट है ना 1 बिलियन, उसको पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करो हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करो। अभी समझ रहा है? और नीचे जो लिखा हुआ ना, विथ एटलीस्ट 1000 करोड़ इन इंडिया, मतलब एसेट्स है, टोटल एसेट्स कैसे होने चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट मर्ज हो गए, तो ये कौन सा मर्जर हुआ? क्रॉस बॉर्डर हुआ। अच्छा, सो अगर अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट मर्ज हुए तो रिजल्टेंट कंपनी मान लो अमेजॉन हो गया, ठीक है। मान लो रिजल्टेंट कंपनी कौन सा हो गया? अमेजॉन हो गया। तो अभी क्या करने का? देखना पड़ेगा ना उसका असेट्स एंड। अच्छा, तो अगर उसका 1 बिलियन से ज्यादा हो रहा है टोटल, दोनों का मिलके टोटल कितना हो रहा है? 1 बिलियन से ज्यादा। और अगर फ्लिपकार्ट का उसमें अकेला असेट्स 1000 करोड़ है, तो ऑब्वियसली यू हैव रीच द थ्रेशोल्ड लिमिट। आपको किसका परमिशन लेना पड़ेगा? सीसीआई का नोटिस देना पड़ेगा। बताओ, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? बोलो। ये हाँ, बोल बेटा। सॉरी, नहीं, मैं एंटरप्राइज लेवल पे देख रही हूँ। नहीं, रिजल्टेंट कंपनी का ही देखना होता है। नहीं समझा? वो क्वेश्चन ही पूछा, वो क्वेश्चन ही गलत पूछा। सुन सुन, मेरे को बता, ये आई एम अज्यूमिंग एंटरप्राइज लेवल, ठीक है। सो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट बराबर। अभी मैंने बोला फ्लिपकार्ट इज मर्ज्ड विद अमेजॉन, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट इज मर्ज्ड विद अमेजॉन का मतलब क्या हुआ? ए, फ्लिपकार्ट गया। अच्छा तो, अच्छा, मुझे मुझे सुनाई दिया कि अमेजॉन गया, ठीक है। फ्लिपकार्ट गया, ठीक है। फ्लिपकार्ट गया तो अमेजॉन और बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका कंपनी का देखना है, तो ये एंटरप्राइज लेवल हो गया। अच्छा, अभी इसके ग्रुप भी होंगे, तो ग्रुप कंपनी का भी देखने का। अभी समझा?
अच्छा, सो अभी यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल, रुको, यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे अमेजोन है, मान लो अज्यूम करो ग्रुप है ही नहीं, अज्यूम करो ग्रुप नहीं है। सो अगर मान लो ये दोनों मर्ज होके कुछ नया ही बन गया, ठीक है, एफए लिमिटेड, तो अभी ये इसका देखने का एसेट्स एंड टर्नओवर, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट कंपनी होता है ना उसका देखना है एसेट्स एंड टर्नओवर। अभी बता क्या डाउट था तेरा, अभी समझा, तेरे को समझा, सबको समझा, किसी को डाउट है पक्का? अच्छा, तेरे को नहीं समझा बेटा, समझा, ठीक है। सो यहाँ पे थ्रेशहोल्ड लिमिट समझा, टेबल कैसे फॉर्म करोगे वो भी समझा। अच्छा, अभी ये लास्ट में आती हूँ मैं, बट मुझे एक बात बताओ, सपोज लो यहाँ पे अगर मुझे कॉम्बिनेशंस करना है, अज्यूम करो, ठीक है, वोडाफोन एंड आइडिया का कॉम्बिनेशन हुआ था, वीआई बना। अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन है, क्या इनको कंपटीशन एक्ट नहीं लगा होगा? लगा होगा कि नहीं? तो उन लोगों ने नोटिस भेजा होगा कि नहीं भेजा होगा? किसको भेजा होगा? सीसीआई को नोटिस भेजा होगा। अच्छा, क्यों इनको लगा होगा, क्यों इनको कंपटीशन और सीसीआई को नोटिस भेजना पड़ा होगा? रीजन क्या होगा? क्योंकि उनका जो असेट्स या तो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है। थ्रेशोल्ड लिमिट किधर दिया हुआ है? सेक्शन, थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 6, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन दिया ना, नहीं, थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 6 में नहीं दिया है, सेक्शन 5 में दिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 5 में दिया है, और जो प्रोसीजर है ना कि आपको नोटिस वेटिस कैसे भेजना है वो सेक्शन 6 में दिया है। अभी समझा? एक भी डाउट है, एक भी क्वेश्चन है, बोलो। अच्छा, तो सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 बोलता है कि बॉस आपको नोटिस भेजना पड़ेगा सीसीआई को, अगर सपोज कोई भी कॉम्बिनेशन इज क्रिएटिंग एन एडवर्स अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्बिनेशन, तो ऑब्वियसली इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड, ठीक है। तो अभी लैंग्वेज कैसे लिखोगे? नो कॉम्बिनेशंस विल बी अलाउड if it is creating what? Appreciable adverse effect on competition or likely to cause. ये लैंग्वेज समझ रहा है तुमको? या तो हुआ है या तो होने वाला है। So cause या तो likely to cause appreciable adverse effect on competition, then it will be treated as void. यहाँ तक समझा? अच्छा, तो ये सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 है, ठीक है। प्लीज सबसेक्शन याद रखो इधर, क्यों? क्योंकि फिर आगे मैं पढ़ाऊंगी ना तो वो सबसेक्शन के हिसाब से ही पढ़ाऊंगी, इसके लिए, ठीक है। तो एक एक करते चलेगा, ठीक है, आराम से करते। सो नीचे वो एग्जाम्पशन लिमिट बाद में सिखाती हूँ, बट पहले पूरा प्रोसीजर तो सीख लो। चलो स्टार्ट, देखो क्या लिखा है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वाला पढ़ो, वही लिखा हुआ है, विच इज क्रिएटिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन competition will be treated as void. वो कौन सा सेक्शन है? 6 सबसेक्शन 1, यहाँ तक समझा? अभी 6 सबसेक्शन 2 बोलता है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस कितने दिन में देना पड़ता है? 30 डेज, ठीक है, 30 डेज। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो, सेक्शन 6(1) बोलता है कि अगर कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट करता है तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। यहां तक समझ रहा है? सेकंड बोलता है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन थ्रेशोल्ड लिमिट से जाता है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट को ब्रीच होता है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, हर जगह बीच में और लिखा है मैंने, उसका मतलब क्या हुआ? अगर असेट्स, हाँ सपोज मान लो हम लोग एंटरप्राइज लेवल पे देख रहे हैं, हम लोग ग्रुप लेवल पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग कौन से लेवल पे देख रहे हैं? एंटरप्राइज लेवल पे देख रहे हैं। सो मुझे बताओ अगर एंटरप्राइज लेवल पे क्या होगा, कैसे देखोगे? मतलब असेट्स कितना है पहले बताओ, एंटरप्राइज लेवल पे कितना है? 2000 है, वो क्या है? असेट्स है। अगर 2000 असेट्स है तो ऑब्वियसली टर्नओवर कितना होगा? 6000 होगा। चलो मान लो जो रिजल्टेंट कंपनी है ना उसका असेट्स 1000 करोड़ है, उसका असेट्स 1000 करोड़ है, बट उसका जो टर्नओवर है ना मिला के रिजल्टेंट कंपनी का, उसका 8000 करोड़ है।
तो मुझे बताओ उसको परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या है और। अभी समझा ना? अच्छा अभी यहाँ पे सेक्शन 6 समझा। 1 क्या बोलता है, वॉइड हो जाएगा। 2 क्या बोलता है, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर गया तो आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस। तो सिंपल लैंग्वेज क्या होगा, नोटिस। नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। कितने दिन में नोटिस देना पड़ेगा, विद इन 30 डेज। अच्छा 30 डेज फ्रॉम विच डेट, जब ब्रीच किया, ब्रीच नहीं बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जीड नहीं होगा ना, अग्री होता है। ये मर्जर्स और अमाल्गमेशन और एक्विजिशंस की बात करें, ठीक है। सो मैं तेरे से अगर मैं मर्ज करती हूँ कंपनी, सो ऑब्वियसली ब्रीच हुआ ऐसा नहीं लिख सकते हम। जब भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अभी तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, हम डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। उस दिन से विद इन हाउ मेनी मर्ज करेंगे, या तो एक्विजिशन होगा। अगर एक्विजिशन होगा तो क्या लिखोगे, क्लॉज नंबर सॉरी सेक्शन 5 सबसेक्शन ए एंड बी। और अगर सपोज मर्जर की बात चल रही है तो सी, समझा ना? सो देखो वहां पे लिखा है 30 डेज फ्रॉम विच डेट, सब्जेक्ट टू कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऑब्वियसली ये वॉइड माना जाएगा, तो वॉइड नहीं करवाना है, कुछ नहीं करना है, तो पहले क्या करो, उनको नोटिस दे दो, ठीक है। कितने दिन में नोटिस देना, वहां पे लिखा है पीछे विद इन 30 डेज। अभी फ्रॉम विच डे वो नीचे लिखा हुआ है, फ्रॉम विच डे, फ्रॉम अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल रिलेटिंग टू मर्जर्स एंड अमाल्गमेशन। अगर मर्जर्स एंड अमाल्गमेशन यूज किया तो मैंने कौन सा सबसेक्शन यूज किया होगा, सी याद, सी की सी मिला, क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 5, यहां तक समझा? अच्छा उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ एन अग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया ऑफ एन एक्विजिशन, एक्विजिशन दोनों में आएगा ए एंड बी। यहां तक समझा, पक्का समझा? अच्छा अभी वापस बोल रही हूँ, नोटिस कितने दिन में देना चाहिए, 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द डेट जब भी डिसाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया ऑफ मर्जर एंड अमाल्गमेशन, या तो कोई अग्रीमेंट्स बनाया हमने, या तो डॉक्यूमेंट्स बनाया रिलेटिंग टू एक्विजिशन। तुमको लगता है प्रैक्टिकली 30 डेज में पॉसिबल है? मतलब मैंने दे दिया और फिर 30 डेज में तुमको लगता है कि सीसीआई में नो प्रैक्टिकली यार इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जब आप मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में डिस्कस करते हो, ये करते हो वो, तो ये 30 डेज है ना, सिर्फ लॉ में है, प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। तो मैम प्रैक्टिकली कितने दिन में देना होता है, उसका कोई डेज ही नहीं है। क्यों? एक है ना एमसीए का, सीसीआई का एक सर्कुलर आया था, एक सर्कुलर आया था, और उसमें सर्कुलर में बोला था कि ये 30 डेज सिर्फ लॉ में रखो चलेगा, बट कंपनी जब चाहे तभी दे सकता है, एज सून एज प्रैक्टिकल। मतलब जब भी प्रैक्टिकल हो गया, उनको लगता है कि अभी हम लोग एकदम प्रिपेयर्ड हो गए हैं, तभी आप दे दो, ठीक है। सो 30 डेज, अच्छा अगर 15 दिन में प्रिपेयर हो गए तो 15 दिन में दे दो, अगर 30 दिन नहीं 45 डेज में प्रिपेयर हो गए तो 45 डेज में। बट हाँ उनसे उनको नोटिस दिए बगैर आप कॉम्बिनेशन को इफेक्ट नहीं दे सकते हो। सो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आपको क्या देना चाहिए, नोटिस। अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा? पक्का? सो ये 30 डेज सिर्फ क्या है, लॉ में, बट लॉ है तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चाहिए तो बाद में फिर नोट लिख दो, मतलब ये सबसेक्शन 2 लिखेगी ना, उसके नीचे क्या लिखेगी, नोट लिख दे कि वो 30 डेज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए सीसीआई का सर्कुलर आया था, वो रुको मैंने लिखा हुआ है, सीसीआई का सर्कुलर आया था कि वो 30 डेज इनमें नहीं हुआ तो चलेगा, वो कभी होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, या तो एज सून एज प्रैक्टिकली पॉसिबल। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? वो नोट कहाँ दिया हुआ है वो तुम वहां पे लिखना, मतलब किधर एरो वेरो करो ताकि तुमको समझे कि वहां पे लिखना है। वो नीचे दिया होगा बेटा, एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग विद इन 30 डेज, मिला? मिला? एक बार पढ़े बेटा, देखो क्या लिखा है, सेक्शन कौन सा है, 6, ये 2 आया,
नोटिस वाला सेक्शन, इसके लिए मैंने बोला इसके नीचे लिखना, अरे हाँ या ना, हाँ ठीक है। provides that the notice relating to the proposed combinations need to be filed within 30 days। ठीक है, अभी 2A क्या बोलता है, अच्छा 2A तुमको नहीं समझेगा क्योंकि मैं आई नहीं हूँ, वो 2A मैं बाद में कराती हूँ। उसके नीचे देखो, however wide notification on 29th June 2017 the combination 29 June the combination has relaxed the 30 days norm, लिखा है ना, उसे क्या रिलैक्स कर दिया है, 30 डे नॉर्म, नॉर्म का मतलब रूल हुआ ना, तो 30 डे नॉर्म, द नोटिफिकेशन डज अवे विद द डेडलाइन ऑफ फाइलिंग। डज अवे का मतलब क्या होता है,